क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10 है फाइनेंशियल मार्केट्स। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे ये क्या होता है और किस तरीके से फंक्शन करता है, कौन इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर्स। किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में जो बिजनेस कैरी ऑन होता है उसके दो सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर या जिनको इंडिविजुअल्स भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये जो हाउस होल्ड होते हैं, बेसिकली दीज आर द इंडिविजुअल हु सेव फंड्स, सो दीज आर बेसिकली द सेवर्स, राइट, दे आर द सेवर्स। और ये जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, ये वो लोग होते हैं विच इन्वेस्ट दीज फंड्स, ये जो फंड्स के इन्वेस्टर्स होते हैं। देखिए, जो हाउस होल्ड होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में फंड्स को इकट्ठा करते हैं, सेव करते रहते हैं। और बिजनेस एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनको यही फंड्स मिलते हैं और बड़ी क्वांटिटी में वो इनको इन्वेस्ट करते हैं ताकि प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग देयर फंड्स बिटवीन देम। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या होता है, वो एक लिंक है जहां पर सेवर्स और इन्वेस्टर्स जो है वो मिलते हैं और इनके फंड सेवर्स से इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और वो उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। बदले में वो जो सेवर्स हैं उनको रिटर्न देते हैं वो अच्छा खासा। ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल मार्केट जो कि एक लिंक है बेसिकली सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। द प्रोसेस बाय विच अलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब ये जो अलोकेशन ऑफ फंड्स हो रहा है, यानी फंड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना हो रहा है, इसी को फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहा जाता है। Two major intermediaries by which allocation of funds can be done are banks and financial market. तो मेनली जो दो इंटरमीडियरीज होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जो ये फंड्स का अलोकेशन करते हैं या फिर मोबिलाइजेशन करते हैं, उसमें से एक तो होते हैं बैंक्स और दूसरे होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। बट हमारा सीबीएसई का जो सिलेबस है वो हमको रिस्ट्रिक्ट करता है सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स तक, तो इस चैप्टर के अंदर हम बैंक्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं? सो फाइनेंशियल मार्केट्स आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स बाय विच सेविंग्स जनरेटेड इन एन इकोनॉमी आर चैनलाइज्ड इनटू एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इंडस्ट्री, बिजनेस एंड द गवर्नमेंट। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये क्या है? ऐसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जहां पर जो सेविंग होती है उसको चैनलाइज किया जाता है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बाय इंडस्ट्री या फिर बिजनेस या टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो ये ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर सेविंग को उस जगह पर भेजा जाता है जहां पर उसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी है, जरूरत है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अगर आपसे फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन पूछी जाए तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये वो जगह है फाइनेंशियल मार्केट जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होती हैं या फिर एक्सचेंज होती हैं, या तो बनाई जाती हैं या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक जाती है। ठीक है, अब ये जो हाउस होल्ड है, ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, ये जो हाउस होल्ड है ये अपनी सेविंग्स लेकर कहाँ जा सकता है? या तो बैंक में जा सकता है या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में जा सकता है। अब यही बैंक्स फाइनेंशियल मार्केट्स, ये जो बैंक्स हैं बिजनेस फर्म्स को पैसा देती हैं, और यही हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये भी बिजनेस फर्म तक पैसा पहुंचाते हैं। ये उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में पैसों को यूज करते हैं और उसको रिटर्न करते हैं या तो बैंक को या फाइनेंशियल मार्केट्स को, और इन टर्न फाइनेंशियल मार्केट से या फिर बैंक से ये पैसा वापस हाउस होल्ड तक आता है, जिसमें कि उसके पैसे का एप्रिसिएशन हो जाता है, यानी कि वो जो पैसा लगाता है उस पर कुछ इनकम भी कमाता है। तो ये जो सेविंग का पैसा है ये पूरी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। यानी जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और उसको चैनलाइज करता है ऐसी जगह पर ले जाने में जहां पे उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज हो सकता हो, यानी सबसे ज्यादा उसका यूज किया जा सकता हो। इट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स। पहली चीज, फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शन है? ये जो सेविंग्स है इसको ट्रांसफर करता है सेवर से इन्वेस्टर तक। दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अर्न इनकम। अब ये क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट? ये जो सेवर्स है इनको इनकम जनरेट करने में भी हेल्प करता है।
फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। ये जो फंड्स मोबिलाइज किए जा रहे थे इनको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज करने में हेल्प करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। सेकंड फंक्शन है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। जो भी कोई चीज है, जिस किसी भी फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये डिराइव करने में हेल्प करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। Price is determination from the forces of demand and supply, where business firm represent the demand and the household represent the supply component। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी चीज की प्राइस की डिस्कवरी कैसे करते हो, जब आप डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस देखते हो। डिमांड कहाँ से आती है बेसिकली इस फाइनेंस के लिए, वो आती है बिजनेस फर्म से। ये लोग डिमांड करते हैं फाइनेंस के लिए। और सप्लाई कहाँ से आता है, सप्लाई आता है हाउस होल्ड से। तो कितना सप्लाई है और कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है। The interaction between demand and supply help to establish a price for the financial asset which is being traded in that particular market। अब वो कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो सकती है, तो उसकी कीमत किस हिसाब से दिखाई जाएगी, जितनी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस है उसके हिसाब से। थर्ड फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब जो भी कोई फाइनेंशियल एसेट्स हैं, चाहे वो शेयर्स हों, डिबेंचर्स हों, बॉन्ड्स हों या दूसरे तरीके के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हों, इनका काम होता है बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी इज एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू कैश। तो किसी भी एसेट को कैश होने में जो वो एबिलिटी होती है उसकी, उसी को लिक्विडिटी कहा जाता है। By providing a ready market for the sale and purchase of financial asset, financial market facilitate easy liquidity to financial asset। अब अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट किसी इन्वेस्टर के पास है या फिर वो उसको खरीदना चाहता है, तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहां पर वो उसको खरीद या बेच सकता है। Holders of the financial assets can readily sell and buy financial instruments from the financial market। अगर किसी के भी पास फाइनेंशियल एसेट्स है तो वो आसानी से उसको बेच सकता है। यदि कोई उसको खरीदना चाहता है तो वो उसको खरीद सकता है। तो ये तीसरा फंक्शन था। चौथा था रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को करना है तो ये उसकी कॉस्ट रिड्यूस करने में भी आपकी हेल्प करता है। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर कोई भी अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकता है या खरीद सकता है। तो ये एक फिक्स जगह है जहां पर ये सारे काम होते हैं। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड हेल्प इन सेव टाइम एफर्ट एंड मनी। अगर आप कोई एसेट बेचना चाहते हैं तो आप सीधे मार्केट में जाइए, फाइनेंशियल मार्केट में बेच दीजिए, वहां आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वेर एज आप इमेजिन कीजिए कि फाइनेंशियल मार्केट नहीं होते तो आपको अपनी एसेट खरीदने या बेचने में कितनी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी, सब कुछ आपको खर्चा करना पड़ता है। बट क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है तो अब ये बहुत ईजी है, आप कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। Investors can buy sell securities through brokers who charge a nominal commission for their services। अब अगर आपको कुछ भी सिक्योरिटीज खरीदना और बेचना है तो यहाँ पर ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जो बहुत ही नॉमिनल कमीशन लेते हैं, यानी बहुत रीजनेबल कॉस्ट में वो आपको सिक्योरिटीज खरीदवा भी सकते हैं, बिकवा भी सकते हैं। दिस वे फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम खर्चे में आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है बेसिकली यहाँ आप क्लासिफिकेशन अगर देखें तो दो टाइप का होता है। एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट फर्दर क्लासिफाई हो सकता है प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में। अब ये प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो, यहाँ डेट इक्विटी फंड्स दोनों अवेलेबल होते हैं, राइट। मनी मार्केट की अगर मैं बात करूं, मनी मार्केट is a market for financial instruments with a maturity period of less than 1 year। तो मनी मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है? मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनका मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से कम होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स कैरी ऑन होंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए होंगे। इट इज अ मार्कर फॉर लो रिस्क अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड एंड आर ट्रेडेड एवरी डे। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर कम रिस्क वाले अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे वो लो रिस्क होंगे, अनसिक्योर्ड होंगे, यानी इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाएगी, साथ ही शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए होंगे यानी 1 साल से कम के लिए होंगे।
साथ ही ये हाईली लिक्विड है, यानी इसको तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड दे आर ट्रेडेड एवरी डे, यानी इनकी ट्रेडिंग रेगुलरली होती है। मनी मार्केट इट इज कंडक्टेड ओवर टेलीफोन एंड थ्रू इंटरनेट। इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती मनी मार्केट की। ये कैसे कंडक्ट किया जाता है? थ्रू इंटरनेट और थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। इट हेल्प्स इन रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स एंड टेम्पररी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड्स फॉर अर्निंग रिटर्न्स। यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं उसको रेस किया जाता है, यानी जिसको जरूरत हो शॉर्ट टर्म फंड्स की वो यहाँ आए। साथ ही अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो आप उसको टेम्परेली यहाँ डिप्लॉय कर सकते हो, यूज कर सकते हो अगर आपके पास एक्सेस फंड है। तो जिन लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की जरूरत होती है वो भी मनी मार्केट में आते हैं। साथ ही जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा फंड रखा हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए वो भी यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? सबसे पहला ट्रेजरी बिल होता है। द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स इश्यूज ट्रेजरी बिल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए, इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर आरबीआई ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की जरूरत होती है तो सरकार के बिहाफ पे आरबीआई ये ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स and is issued in the form of a promissory note. It is issued at a price which is lower than their face value and are repaid at par. ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है और ये एक तरीके का प्रोमिसरी नोट होता है, यानी कि जिसके अंदर प्रॉमिस करता है लेने वाला पेमेंट करने के लिए। साथ ही इसको जब इश्यू किया जाता है तो इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इश्यू करते हैं, यानी अगर 100 रुपए की चीज है तो उसको 95 रुपीज में दिया जाएगा और जब रीपे किया जाता है तो उस समय फेस वैल्यू पे रीपे किया जाता है, यानी एट पार पर। यानी जब आप इसको खरीदेंगे तो आप 95 रुपीज में खरीदेंगे और जब इसको बेचेंगे तो आपको पूरे 100 रुपीज मिलेंगे। इट इज अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स देयर ऑफ। यानी अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो कम से कम आपको 25,000 रुपए के खरीदने होंगे और उसके बाद उसके मल्टीपल्स में, यानी 50,000, 75,000, 1 लाख एंड सो ऑन। तो ये थे आपके ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर is a short-term unsecured promissory note issued by large credit-worthy companies in order to raise short-term funds at lower rate of interest than market rate. तो कमर्शियल पेपर्स एक ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि लार्ज क्रेडिट वर्दी जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो लोग इशू करते हैं, यानी जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका काफी नाम चलता है, जिनकी मार्केट में क्रेडिट बहुत अच्छी है, वो इसको इशू करते हैं। ये बेसिकली अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं, यानी इसके अगेंस्ट में वो कोई सिक्योरिटी तो नहीं रखते हैं लेकिन ये एक प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट यानी कि वो जो भी बेरर है उसको पेमेंट देने के लिए, पेमेंट रिटर्न करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। और ये जो रेस किए जाते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए किए जाते हैं हमेशा, यानी कुछ समय के लिए, यानी 1 साल से कम समय के लिए। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मार्केट रेट से थोड़ा सा कम होता है। It is a negotiable instrument transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period of 50 days or 1 year. ये जो होते हैं बेसिकली ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इसको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी। एंडोर्समेंट यानी उस पर साइन करके नाम लिख दीजिए या फिर फिजिकली हैंड ओवर कर दीजिए, डिलीवरी दे दीजिए, ठीक है। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 डेज का होता है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 1 साल का होता है। The purpose of issuing commercial paper was to provide short-term funds for seasonal and working capital needs. Normally ये जो corporates इसको issue करते हैं किसके लिए करते हैं? ताकि इनको short term में जब जरूरत हो पैसों की, चाहे कोई भी seasonal काम हो या working capital की जरूरत हो, तो उनको उससे ऐसा मिल सके। तो commercial basically large corporates issue करते हैं। ये एक promissory note है और short term के लिए ये दिया जाता है। ये freely transferable होता है, मिनिमम 15 डेज के लिए होता है और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है। तो ये थे आपके कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट है कॉल मनी। इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेएबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे to 15 डे। ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है।
शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक का। रीपेएबल ऑन डिमांड यानी इसको रीपे कब करना पड़ता है, जब जिसने दिया है वो डिमांड कर ले, वो कहे कि मेरे पैसे वापस कर दीजिए, तो आपको रीपे करना पड़ेगा ऑन डिमांड। और मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड इसमें कितना हो सकता है, 15 डेज तक। It is used for interbank transaction. Commercial banks are required to keep minimum cash balance, which is called as cash reservation. देखिए आपको पता है बैंक्स को एक चीज होती है, आरबीआई की गाइडलाइन होती है, उसके हिसाब से उनके पास जितना भी डिपॉजिट्स होते हैं उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमेशा कैश के फॉर्म में अपने पास रखना होता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कभी कभी बैंक के पास वो नहीं होता, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, किसी दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म लोन, 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक का, ताकि उनका जो सीआरआर है वो पूरा हो जाए। तो ये नॉर्मली जो कॉल मनी होती है, ये बैंक्स यूज करते हैं इस ट्रांजैक्शन में। Call money is a method by which banks borrow from each other in order to maintain the CRR as per RBI rules. The interest rate paid on call money loan is known as call rate. ठीक है, तो आरबीआई की जो सीआरआर की गाइडलाइन है उसको पूरा करने के लिए बैंक्स एक दूसरे से बोरो कर लेते हैं। जिसके पास सरप्लस फंड होता है वो उस बैंक को दे देता है जिसके पास डेफिसिट होता है, बदले में वो बैंक दूसरे बैंक को एक इंटरेस्ट पे करता है, और इसी इंटरेस्ट को कॉल रेट कहा जाता है। तो कॉल मनी बेसिकली बहुत ही शॉर्ट टर्म का लोन होता है, 1 दिन से 15 दिन का, जो आमतौर पे बैंक्स एक दूसरे से लेन देन करते हैं 1 दिन से 15 दिन के लिए, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको कॉल रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कमर्शियल बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज फॉर रेजिंग मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास यानी किसी व्यक्ति के पास, किसी कॉर्पोरेशन या कंपनी के पास एक्सेस फंड रखा है, तो वो क्या करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं, जिसका कि वो प्रोडक्टिव यूज कर लें। और ये जो होता है पैसा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। जब बैंक्स किसी से भी पैसा एक्सेप्ट करते हैं तो बदले में उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रांसफरेबल है, यानी किसी इंडिविजुअल ने बैंक के पास पैसा रखा है, ठीक है, और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तो वो चाहे तो किसी दूसरे इंडिविजुअल को उसको बेच सकता है, दे सकता है, और बदले में अपने पैसे ले सकता है। ये बहुत लिक्विड होता है, ठीक है। ये था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है? इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस फर्म। तो कमर्शियल बिल एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो किसी भी बिजनेस फर्म को शॉर्ट टर्म में जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। द सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉ द बिल ऑन द बायर फॉर अ क्रेडिट सेल। जब भी क्रेडिट सेल होती है तो जो बेचने वाला होता है वो सेलर से, जो बायर होता है, उससे इस बिल को साइन करवा लेता है। ये जो बेचने वाला है, जो उधारी में सामान बेच रहा है, वो खरीदने वाले के लिए एक बिल ड्रॉ करता है और उससे उसके साइन करवा लेता है। इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। When the buyer accepts the bill, it becomes marketable instrument and is called a trade bill. जब एक व्यक्ति, एक सेलर बायर को सामान बेच रहा है उधारी में, तो वो एक बिल ड्रॉ करता है, लिखता है, और जैसे ही बायर उसको एक्सेप्ट कर लेता है यानी उस पर साइन कर देता है, ये एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो ये जो बिल्स रिसीवेबल था इस सेलर के लिए, अब वो एक ट्रेड बिल कहलाता है, यानी कि ये ट्रेड बिल में कन्वर्ट हो जाता है। These bills can be discounted with bank if the seller needs funds before the maturity of the bill. अगर उस सेलर को, जिसने सामान बेचा था, उसके पास कोई ट्रेड बिल रखा हुआ है, तो वो चाहे तो उसको बैंक के पास गिरवी रख के उसके बदले में उससे पैसे एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। When a trade bill is accepted by a bank, it is known as commercial bill. तो जब ट्रेड बिल जो था वो सेलर से बैंक ले लेता है, तो इसी ट्रेड बिल को कमर्शियल बिल कहा जाता है। तो ये थे आपके कुछ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। Capital market is a component of financial market that allows long-term trading of debt and equity. कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपको डेट फंड या इक्विटी फंड चाहिए तो वो अवेलेबल होता है। मनी मार्केट में हमने देखा था, मनी मार्केट में जो है शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स अवेलेबल होते हैं,
whereas capital market में long term के लिए होता है. The capital market consists of development banks, commercial banks and stock exchanges. तो capital market किन किन को मिला के बनता है? Developmental banks हो, commercial banks हो या फिर stock exchanges, इन्हीं को मिला के capital market कहा जाता है. An efficient capital market delivers correct information, minimize transaction cost and allocate capital. एक अच्छा कैपिटल मार्केट वो होता है जहां पे करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, जहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमम होती है, साथ ही जहां कैपिटल का अलोकेशन होता है. अलोकेशन यानी सेवर से इन्वेस्टर तक पहुंचने का काम. द कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. अब ये जो कैपिटल मार्केट होता है फर्दर इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. उस पर हम डिटेल में अलग से बात करेंगे. यहाँ पर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की, ठीक है, तो ये डिफरेंस है सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स. कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल्स. तो कैपिटल मार्केट में कौन कौन लोग हो सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, कॉर्पोरेट्स हैं यानी कंपनीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी फॉरेन की कंपनीज या इंडिविजुअल्स आके इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी कैपिटल मार्केट का हिस्सा है. ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आपके हमारे जैसे लोग जो कि शेयर मार्केट में या फिर बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है. तो ये हो गए कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स. मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आरबीआई होता है, यहाँ बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है. तो ये यहाँ के पार्टिसिपेंट्स है मनी मार्केट के. इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, कॉल मनी एक्सेट्रा, ठीक है. ट्रेजरी बिल्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे मनी मार्केट के, ठीक है. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आउटले. डज नॉट रिक्वायर अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले, यानी अगर आपको कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको कोई बहुत ह्यूज पैसा लगाने की जरूरत नहीं है. आप एक नॉमिनल अमाउंट लगा के भी कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. वेयर एज मनी मार्केट के बारे में कहा गया एंटेल्स ह्यूज सम ऑफ मनी एज द इंस्ट्रूमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव. अब यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो यहाँ पर जो पैसा लगाया जाता है वो बड़े अमाउंट पे लगाया जाता है. ड्यूरेशन की बात करें, कैपिटल मार्केट्स डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. यहाँ जो सिक्योरिटीज होती हैं, ये जो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स होते हैं, ये मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. Whereas money market deals in short-term funds having a maturity period of up to 1 year and maybe even a single day. यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. आप चाहें तो एक दिन से लेकर के एक साल तक के इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. नेक्स्ट है लिक्विडिटी. अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं इन इंस्ट्रूमेंट्स की, तो सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड एज लिक्विड इन्वेस्टमेंट एज दे आर मार्केटेबल इन स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ की जितनी भी सिक्योरिटीज होती है कैपिटल मार्केट की, इनको लिक्विड माना जाता है क्योंकि इजीली आप इनको स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो भी आप चाहें कर सकते हैं. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड एज इट इज ट्रेडेड इन द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया. तो ये जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे दे आर एक्चुअली वेरी हाईली लिक्विड, यानी ये इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. सेफ्टी की अगर बात करूं तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर. कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कंपैरेटिवली रिस्की होते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट, रिटर्न एंड प्रिंसिपल पेमेंट. तो यहाँ पर रिटर्न तो ज्यादा होते हैं लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल जो है उसका रीपेमेंट कंपैरेटिवली रिस्की होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से. whereas money market instruments are much safer with a minimum risk of default. यहाँ पर बहुत कम रिस्क होता है डिफॉल्ट होने का, तो यहाँ कंपैरेटिवली सेफ होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स. एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूं तो कैपिटल मार्केट में रिटर्न ज्यादा होता है, वेयर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में रिटर्न कम होता है. तो ये था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस. फाइनेंशियल मार्केट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट. जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज डील की जाती है वहां पर, वेयर जो मनी मार्केट होता है वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए जो सिक्योरिटीज होती है उसमें डील किया जाता है. जो कैपिटल मार्केट है ये फर्दर क्लासिफाई हो सकता है दो टाइप्स में. पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट. तो एक एक करके हम समझते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है. प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट.
इट इज अ मार्केट फॉर सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर नई जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नई जो सिक्योरिटीज होती हैं, वो जो पहली बार बिकती हैं, उनको बेचा जाता है या खरीदा जाता है। ठीक है। प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर टू एंटरप्रेन्योर्स। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर जो सेवर्स होते हैं वो अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को या कॉर्पोरेट्स को, जो उसको फर्दर यूज करते हैं। फंड्स raised from the primary market are mainly used for setting up new projects, expansion, diversification, modernization of existing projects, mergers and takeovers, etc. अब ये जो फंड्स ट्रांसफर होते हैं सेवर्स से एंटरप्रेन्योर्स के पास, ये पैसा डायरेक्टली उनके पास है। इसको यूज करके वो कोई नया प्रोजेक्ट, नई इंडस्ट्री डालते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं या मॉडर्नाइज करते हैं, या फिर मर्जर और टेक ओवर में यूज करते हैं। मर्जर मतलब जब एक और उससे ज्यादा कंपनीज मिल जाती हैं, या टेक ओवर का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, यानी पूरी कंप्लीटली खरीद लेती है। तो ये टेक ओवर होता है। अब जब बिजनेसमैन को फंड्स मिलते हैं सेवर से, तो वो इन कामों में इसको यूज कर सकता है। ठीक है। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। अभी प्राइमरी मार्केट के अंदर अगर नई सिक्योरिटीज इशू करनी है तो उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर जो मेथड होता है वो होता है ऑफर टू प्रोस्पेक्टस। यानी कि कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है सीधे इन्वेस्टर्स के नाम पर, जिसमें कंपनी के सारे डिटेल्स गिवन होते हैं, क्या उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, क्या उसके पास रिकॉर्ड्स हैं बिजनेस के, तो ये सारी चीजें उसके हिसाब से लोग उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, उसके नए सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। It is the most popular method of raising funds which involve inviting subscription from the public through the issue of prospectus. तो prospectus एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंपनी के बारे में पूरा डिटेल लिखा होता है, और इसके थ्रू कंपनी जो है वो लोगों को या इनवाइट करती है कि वो आए और उसके शेयर खरीदें। The prospectus makes a direct appeal to the investors to raise capital through an advertisement in newspaper and magazines. तो ये जो कंपनी होती है जिसको अपने शेयर्स या डिबेंचर्स या जो भी सिक्योरिटीज है वो बेचनी होती है, तो वो एडवर्टीजमेंट देती है न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में, और सीधे इन्वेस्टर्स से अपील करती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि वो आए और उसके शेयर खरीदें। तो इसको कहते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। सेकंड जो तरीका होता है दैट इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के थ्रू भी कंपनी न्यू सिक्योरिटीज बेचती है, पर यहाँ पर वो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को नहीं बेचती है। इन दिस मेथड सिक्योरिटीज टू बी इशूड आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, इंटरमीडियरीज जो होते हैं उनको इनवाइट करती है और उनको अपने शेयर्स या डिबेंचर्स या जो भी सिक्योरिटीज है वो बेचती है। अब ये इंटरमीडियरीज इशूइंग हाउस भी हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स भी हो सकते हैं। The company sells securities to intermediary or broker at a agreed price and the broker resells them to investors at a higher price. ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी जो है जो भी इशू कर रही है अपने नई सिक्योरिटीज को, वो इंटरमीडियरीज को एक पर्टिकुलर किसी भी प्राइस पर अपनी सिक्योरिटी बेच देती है, और बाद में ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये इन्वेस्टर्स को यही सिक्योरिटी हायर प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है। तो ये था ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी क्या करती है, कुछ चुनिंदा लोगों को जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने शेयर्स बेच देती है। इट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपनी जो सिक्योरिटीज है वो बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं, LIC हो सकता है, GIC हो सकता है, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट होता है, इन लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या तो इनको बेच दें या फिर कोई सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हों, कोई राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग जो कि कंपनीज के शेयर खरीदते हैं। तो अगर कंपनी सीधे इन लोगों को अपने शेयर बेचती है तो इसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है राइट इशू। राइट इशू भी न्यू सिक्योरिटीज लाने का एक तरीका होता है। कंपनीज जिनके ऑलरेडी शेयर्स मार्केट में हो और वो और शेयर्स लेके आ रही हैं या और दूसरी सिक्योरिटीज लेके आ रही हैं, तो वो क्या करती हैं, पहले ऑफर करती हैं उन लोगों को, उन इन्वेस्टर्स को जो ऑलरेडी उनकी सिक्योरिटीज के होल्डर हैं। उनसे कहती है कि अगर आप चाहें तो आप हमारी सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, अगर आप नहीं खरीदेंगे तो हम मार्केट में दूसरे लोगों को देंगे। तो राइट इशू क्या होता है,
It refers to a method of issue in which new shares are offered to the existing shareholders in proportion to the number of shares they already possess. तो जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं उन लोगों को कंपनी शेयर्स ऑफर करती है. इट इज अ राइट गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब न्यू शेयर. तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ये अधिकार दिया जाता है उनको कि वो खरीद लें शेयर्स. तो इसीलिए इसको राइट इशू कहा जाता है. नेक्स्ट और लास्ट है ईआईपीओ. इट इज अ मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. यानी कि यहाँ पर जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके थ्रू यूज किए जाते हैं. अ कंपनी प्रपोजेस टू इशू कैपिटल टू पब्लिक थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज. इसके लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट किया करना पड़ता है तभी वो उनके ऑनलाइन सिस्टम को यूज कर पाती है. दिस इज कॉल्ड एज ई इनिशियल पब्लिक ऑफर. इसी को ई इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है. Registered brokers of SEBI have to be appointed for the purpose of accepting applications and placing orders with the company. यहाँ पे सेबी के जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स. ठीक है, तो ये था आपका ईआईपीओ. सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज. तो जो स्टॉक मार्केट होता है या जो स्टॉक एक्सचेंज आप कहते हो यही बेसिकली सेकेंडरी मार्केट है. इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, दैट इज सिक्योरिटीज ऑलरेडी सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट. तो सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप अपनी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं आपके पास उनको खरीद और बेच सकते हो. अभी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मतलब कौन सी सिक्योरिटीज? जो कि आपने प्राइमरी मार्केट से खरीदी है. प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट था? जहां पर इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन से उनकी सिक्योरिटीज खरीदता था. ठीक है, अब अगर किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने कोई सिक्योरिटी खरीदी है वो उसको बेचना चाहता है तो कहाँ बेचेगा? वो उसको बेचेगा सेकेंडरी मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में. यहाँ पर वो सारी सिक्योरिटीज जो प्राइमरी मार्केट में इशू की गई थी उनको खरीदने और बेचने का काम किया जाता है. सेकेंडरी मार्केट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर इनटू मार्केट. तो स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर था जिसके पास ऑलरेडी कुछ सिक्योरिटीज थी वो डिसइन्वेस्ट कर सकता है यानी अपने इन्वेस्टमेंट को बेच सकता है. साथ ही कोई जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं जो उन सिक्योरिटीज को खरीदना चाहते हैं वो यहाँ से उन सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं. Securities are required to be traded, cleared and settled within the regulatory framework prescribed by SEBI. अब सेकेंडरी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज खरीदी बेची या सेटल की जाती हैं इनको सेबी का जो तरीका होता है, सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अंदर में किया जाता है. तो स्टॉक एक्सचेंजेस को गवर्न करने का काम कौन करता है? सेबी. अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट हमने पढ़ा था न्यू इश्यू मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं. पहला, देयर इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज और फर्दर न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज टू द इन्वेस्टर्स. ये वो जगह है जहां पर कंपनीज या तो अपने फर्स्ट टाइम जो है शेयर्स बेचती है या फिर जिनके ऑलरेडी शेयर्स हैं वो फर्दर अपने शेयर्स को बेचती है. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की अगर या सेकेंडरी मार्केट की बात करूं तो देयर इज ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ओनली. यहाँ पर सिर्फ उन्हीं शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है जो कि ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू किए जा चुके हैं. यानी यहाँ पर फ्रेश इश्यूज को डील नहीं किया जाता. सेकेंड है सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय कंपनीज टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरीज. प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है वो सिक्योरिटी खरीदते हैं कंपनी से या तो डायरेक्टली खरीद सकते हैं या थ्रू एनी इंटरमीडियरी या बिचौलियों के थ्रू भी खरीद सकते हैं. ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स. अगर आप गौर से देखेंगे तो प्राइमरी मार्केट में एक तरफ इन्वेस्टर होता है और दूसरी तरफ कंपनी होती है जो वो इश्यू करती है सिक्योरिटीज. लेकिन स्टॉक मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में दोनों तरफ इन्वेस्टर ही होते हैं. बेचने वाला भी इन्वेस्टर होता है, खरीदने वाला भी इन्वेस्टर होता है. तो यहाँ पर सिर्फ ओनरशिप चेंज हो रही है इन्वेस्टर्स के बीच में. द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, यानी कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है. थर्ड पॉइंट है
The flow of funds is from saver to investor. That is the primary market directly promotes capital formation. ये जो प्राइमरी मार्केट होता है, यहाँ पे कैपिटल जो होती है वो इन्वेस्टर से कंपनी के पास जाती है। अब वो उसको यूज करके कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है सेकेंडरी मार्केट में? इट एनहांसेस एनकेशेबिलिटी, दैट इज लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर इन्वेस्टर जो है जब अपनी चीज को बेचता है तो किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होता है। Only buying of securities takes place in the primary market. Securities cannot be sold here. यहाँ पर जो कंपनी है अपनी सिक्योरिटीज को सिर्फ बेचती है और यहाँ पर खरीदी का काम नहीं किया जाता है, यहाँ सिर्फ बेचा जाता है। सेकेंडरी मार्केट में कहा है बोथ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी कैन टेक प्लेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में आप चाहें या सेकेंडरी मार्केट में आप चाहें तो यहाँ सिक्योरिटीज खरीदी भी जा सकती है और बेची भी जा सकती है। Prices are determined and decided by the management of the company. सिक्योरिटी को कितने में बेचा जाएगा ये वो कंपनी डिसाइड करती है। Prices are determined by demand and supply for the security. लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी डिमांड और सप्लाई का जो फोर्सेस होती है उसके हिसाब से प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है। देयर इज नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये जो प्राइमरी मार्केट है इसकी कोई एक जगह नहीं है कि जो आप किसी एक जगह पे जाके उसके ऑफिस में चले जाओ, ऐसा कोई ऑफिस जैसा नहीं होता ये। इसकी कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। वेयर एज सेकेंडरी मार्केट्स की बात करूं दे आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक प्लेसेस। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जाना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना है, तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस आपके पास है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट।